हेलो दोस्तों, मैं डैनियल राव स्वागत करता हूँ फिर से मेरे चैनल पे। आज मैं आपके सामने जो कहानी लेके हाजिर हुआ हूँ, ये कहानी मेरा एक पड़ोसी बड़े भैया की है। उनका नाम आशुतोष है। प्यार से सब लोग इनको आशु बोलते हैं, तो हम लोग भी सब मिलके उनको आशु भैया बोलते हैं। उनके मुंह से जो कहानी सुना था, ये कहानी मैं आपको बताऊंगा। ये कुछ साल का पहले का ही है, लगभग 1-2 साल का पहले का ही बात है। लगभग साल 22-23 का होगा। तो आशु भैया की जो नाना जी है, उनका नाना के घर का ये कहानी है। एक्चुअली जब उनकी माँ की शादी हुई थी, उससे पहले नानी के साथ शहर में रहते थे, भोपाल में रहते थे। उसके बाद आशु भैया की जब माँ की शादी हो गया था, मतलब उनका जन्म से बहुत पहले, उसके बाद से जब आशु भैया के फैमिली, मतलब उनका पिता माता मुंबई में शिफ्ट हुए, तब उसका 1-2 साल बाद आशु भैया की नाना जी के देहांत हो जाता है। उसके बाद नाना जी उनके गांव चले जाते हैं, जहाँ पे उनका पिता का घर हुआ करता था, वहाँ पे शिफ्ट हो जाते हैं। तो वहाँ पे वो अकेले रहते हैं। कभी कभी आशु भैया की फैमिली, माता पिता और आशु भैया कभी कभी घूमने जाते हैं। उनके कोई बहन नहीं है, कोई भाई भी नहीं है, अकेले ही है, इकलौता संतान है उनके पिता माता की। तो कभी कभी वो घूमने जाते हैं, जब छुट्टियां वगैरह रहता है, गर्मियों का छुट्टी या कोई सीजनल छुट्टी मिल जाए तो भी आशु भैया जाते हैं। कभी उनका पिता माता काम के वजह से, क्योंकि दोनों ही जॉब करते हैं, इसके वजह से बिजी रहते हैं, और इसके वजह से वो लोग नहीं जा पाते, तो आशु भैया खुद वहाँ पे विजिट करते हैं अकेला, नानू के साथ थोड़ा टाइम बिता के आ जाता है। तो एक वही गर्मी का छुट्टी का समय था, ये उनको छुट्टी मिलता है और हर बार की तरह नानू का घर जाते हैं। इस बार नाना जी के घर पे जाने के बाद उनको पड़ोसी से थोड़ा सा अजीब सा कंप्लेन मिला, क्योंकि वो आशु भैया नानू के घर जाते थे, उनके साथ ही रहते थे, उनके साथ घूमता फिरते, और नानू जी का एक कुत्ता भी था, राजू बोलते थे सब लोग उस कुत्ते को प्यार से, और उनका एक सिक्योरिटी गार्ड था। तो जब आशु भैया नाना जी का घर जाते थे, तो कुत्ते को लेके बाहर घूमने जाता था, या फिर अंदर ही रहता था, नानू जी के साथ टाइम स्पेंड करने की कोशिश करता था आशु भैया, क्योंकि साल में 1-2 बार ही उनके साथ मुलाकात होता था। तो उतना बाहर नहीं जाता था, लोगों के साथ उतना बाहर नहीं घूमता था, क्योंकि वो उतना उनके साथ फ्री नहीं होते थे, क्योंकि वो मुंबई में पले बड़े, और गांव का लोग थोड़ा सा उनके साथ तालमेल नहीं बैठा पाते थे, इसके लिए बाहर कम घूमने जाते थे। जाता था भी, वो भी जो राजू नाम का कुत्ता है उनके साथ जाते थे, या तो फिर नानू जी के साथ आजू बाजू कोई तालाब में मच्छी मारने जाते थे। बस इतने ही बाहर घूमते थे। पर इस बार जब आशु भैया राजू को लेके घूमने निकला, तो आजू बाजू का जो लोग है उनको बुलाया और बोले कि तुम नरेंद्र जी का नाती हो। तो आशु भैया बोला, हाँ मैं नरेंद्र जी का नाती हूँ, मैं मुंबई में रहता हूँ, मैं गर्मी की छुट्टी में नानू का घर आया। तो जो लोग उनको बुलाए थे, उनको थोड़ा सा अजीब सा शिकायत करने लगा, आपका जो नानू का घर है, इस घर से हमें बहुत तकलीफ हो रहा है। तो ये बात सुन के आशु भैया थोड़ा अचंभित हो गया कि वो तो सीधा साधा इंसान है, घर के बाहर उतना निकलता नहीं है, और घर में भी वैसे कोई शोर शराबा करने वाला है नहीं, नानू अकेला रहता है, राजू रहता है, उनका जो सिक्योरिटी गार्ड है बस। तो उनसे पूछा कि नानू के घर से आपको किस तरीके से प्रॉब्लम हो रहा है। तो बोला कि कुछ दिनों से उनको रात में निकलने में बहुत दिक्कत हो रहा है। आशु भैया ने पूछा कि आपको रात में निकलने के क्यों प्रॉब्लम हो रहा है। उन्होंने शिकायत किया कि आपका जो नानू का घर है, उसका बाजू में जो पीपल का पेड़ है, उस पेड़ में अजीब सा हरकत होने लगता है, और राजू बहुत जोर जोर से भौंकना लगता है। तो आशु भैया बोले कि देखिए, मेरा नानू जी किसी को डिस्टर्ब नहीं करते, और रात को कोई भी पेड़ में, किसी भी पेड़ में कुछ हो रहा है, उससे मेरा नानू का क्या मतलब है और मुझे भी क्या मतलब है। अगर आप किसी डर से बाहर नहीं जा पा रहे तो ये दिक्कत आपको है। इसी तरह से आशु भैया ने वो बात टालने की कोशिश किया और थोड़ा उल्टा सीधा समझा के चले आए। ये सब बात वगैरह करके चले आए। आने के बाद नानू जी से पूछा कि नानू जी, गांव का लोग ये बात कर रहे हैं, तो ये मतलब सच है कि झूठ है, मतलब कुछ आपको पता है क्या इसके बारे में। नानू जी थोड़ा मुस्कुराए और बोले, तुम्हें क्या लगता है ये सब होता होगा क्या, तुम तो काफी बार आ चुके हैं यहाँ पे। तो आशु भैया ने सुमनी मन सोचा कि मैं तो ये सब कभी देखा नहीं, और ये सब कभी हुआ नहीं है,
शायद वो लोग झूठ बोल रहे या फिर अकेला आदमी से कोई ऐतराज होगा, इसके लिए वो लोग ऐसा बात कर रहे, अफवाह फैला रहे। उन्होंने उतना ध्यान नहीं दिया। 1-2 दिन गुजरा, उसके बाद उनको भी है ना थोड़ा शरीर में भारीपन आने लगा। तो उन्होंने सोचा कि ये शायद उनका तबीयत की खराबी की वजह से हो रहा है या फिर इस बार उनको वो घाव सूट नहीं कर रहा है, इसके लिए हो सकता है। उसी रात को लगभग 1-2 बजे राजू का बहुत जोर से भौंकने का आवाज़ आया उनके पास। तो आशु भैया उठे और बाहर जो सिक्योरिटी गार्ड है उनको बुलाया और पूछा कि राजू इतना जोर से क्यों भौंक रहा है। तो सिक्योरिटी गार्ड आशु भैया को बोला कि लगभग 1 महीने से कभी कभी राजू हवा में देख के भौंकता है और बहुत जोर से भौंकता है, और अचानक से जो गेट है ना अपना, ये गेट के सामने से एक परछाया गुजरता है और राजू अचानक से रोने लगता है, बहुत जोर जोर से, जैसे कुत्ता औ करके रोता है वैसा रोने लगता है। तो मैं काफ़ी बार उसको शांत कराने की कोशिश किया पर शांत होता नहीं। लगभग हफ्ते में 1-2 दिन ऐसा हो ही जाता है। और जब वो जो परछाई गुजरते हैं, मैं खुद भी देखा हूँ, और राजू वो देख के ही रोने लगता है। जब वो परछाई गुजरते हैं मेरा शरीर भी बहुत भारी हो जाता है। मेरा दरवाज़ा, मेरा जो रूम है उसका दरवाज़ा मैं बंद कर लेता हूँ और राजू को भी अंदर रखता हूँ, और मैं हनुमान चालीसा पढ़ते रहता हूँ कि डर निकल जाए, क्योंकि मैं कुछ कर नहीं सकता। और आपका नाना जी का भी मैं बोला हूँ, उन्होंने बोला कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, कुछ समय चाहिए मुझे। तो मैं उनके ऊपर भरोसा करके रहता हूँ और खुद का डर भगाने के लिए हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ। तो ये बात सुनने के बाद आशु भैया को वो गाँव वाले के बात में थोड़ा सा जोर लगा कि वो लोग झूठ नहीं बोल रहे हैं, कुछ तो सच्चाई होगा उनके बातों में, जिसके वजह से सिक्योरिटी अंकल भी ये सब बात बोल रहे हैं। उन्होंने फिर वो रात नानू के पास जाके सो गया। नानू को बोला कि मुझे थोड़ा तबीयत ठीक नहीं लग रहा है, मैं आपके साथ ही सोऊंगा ये रात। वो रात नानू के बाजू में ही सो गया, और सुबह उठा, उन्होंने गांव के अंदर निकला, 1-2 आदमी से पूछा कि आप लोग ये जो पीपल का पेड़ है इसके बारे में क्या बोल रहे थे, किसने क्या क्या देखा है। तो जो सुना उन्होंने, हर एक आदमी का अलग अलग ओपिनियन था। किसी ने उसके ऊपर छाव देखा है, कोई बोलता है उसके ऊपर आग जलता है, कोई बोलता है कि उसके ऊपर काला बादल छाया हुआ रहता है, कोई बोलता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा रोशनी रहता है, कोई बोलता है वहाँ पे जुगनू देखा है बहुत ज़्यादा, कोई एक पैटर्न में जुगनू देखा है, कोई बोलता है कि एक मेल फिगर एक फीमेल फिगर का परछाया देखा है, बृहद शरीर वाले। ये सब सुनने के बाद को फुल कन्फर्मेशन नहीं हुआ कि एक्चुअली में वो पेड़ के ऊपर क्या है। उन्होंने इंतज़ार करने का ठान लिया कि देखा जाए कि उसमें क्या होता है, और मैं सोऊंगा नहीं। उसकी वो सब हरकत अगर देखा तो उस समय नानू क्या करते वो मुझे चेक करना है। तो 1-2 दिन गुजरा, उसके बाद उनको फिर से वैसा महसूस हुआ कि शरीर थोड़ा उनको भारी लग रहा है। ऐसा अचानक ही उनका रोंगटे खड़ा होने लग गया, शरीर में थोड़ा मतलब एक निस्तब्ध बिजली जैसे दौड़ता है वैसा उनको फील हो रहा है, और साथ ही में राजू का भौंकने का आवाज़ आ रहा है। तो उन्होंने चुपचाप पीछे वाला जो दरवाज़ा था वहाँ से निकल के सिक्योरिटी अंकल का जो छोटा सा कमरा है उसका बाजू में जाके वो खड़ा हो गया। तो उन्होंने भी खुद देखा कि एक परछाया गया, और जाते ही राजू ने भौंकना छोड़ के रोना चालू कर दिया बहुत जोर से। तभी देखा कि जो दरवाजा से आशु भैया निकले थे वही दरवाजा से नानू निकला, और पीपल का जो पेड़ है उसके सामने जाके घुटना टेक के बैठ गया और हाथ सामने किया हुआ है, और उन्होंने मनी में कुछ बड़बड़ करने का चालू कर दिया। तो उनको सुनाई नहीं दे रहा है कि नानू जी क्या बोल रहे हैं, पर उनका मुंह हिलते दिख रहा है, क्योंकि लाइट वगैरह के लिए थोड़ा सा रोशनी था। तो आशु भैया को पता चल रहा था कि नानू कुछ बड़बड़ कर रहा है, पर उनको सुनाई नहीं दे रहा है, क्योंकि ऊपर से राजू भी रो रहा है और सिक्योरिटी अंकल जोर जोर से हनुमान चालीसा पढ़ रहा है। उसी वक्त उनका नज़र वो पीपल का पेड़ के ऊपर गया और देखा कि बड़ा सा शरीर वाला एक मेल फिगर और एक फीमेल फिगर बैठे हुए हैं, और जो पीपल का पेड़ है
उसके बाजू से बहुत सारा जुगनू, लाइट बंद जल, क्योंकि जुगनू रहता है तो सब एक ही रिदम में नहीं करता, अपना अपना रिदम होता है, उसी हिसाब से उनका लाइट बंद होता है, जलता है। पर वो जो है ना, एक बार जल रहा है, एक बार बंद हो रहा है, एक बार जल रहा है, एक बार बंद हो रहा है, एक ही रिदम में। तो वो जो सीन था वो देख के आशु भाई पहले डर गया, उनका पसीना निकलने लगा, और ऊपर से देख रहे कि नानू जी वहाँ पे बैठे हुए हैं एकदम साहसिक रूप से, और मन ही मन उनसे ऐसे लग रहा है कि उनसे ही बात कर रहा है। ये सब देख के उनका पसीना इतना जोर से निकलने लगा और हार्ट बीट इतना तेज हो गया था, उन्होंने वो देख के सहन नहीं कर पाए और तुरंत वह भी बेहोश होकर गिर गए। जब उठे तब देखे कि उनका सामने नानू खड़ा है, बाजू में सिक्योरिटी अंकल है, डॉक्टर अंकल है, और राजू नीचे बैठा हुआ है, एकदम जमीन से मुंह रखा हुआ। ऐसा लग रहा है कि बहुत दुखी लग रहा है राजू को। तो डॉक्टर ने पूछ के बोला कि इनको होश आ गया, उतना कुछ नहीं है, थोड़ा बुखार है, बाकी शायद इनको शॉक लगा होगा, इसके लिए थोड़ा बेहोश हो गया था, दवाई दे दिया हो, ठीक हो जाएगा। वो तो सब ठीक है। उसके बाद आशु भैया ने उतना बात नहीं किया, एक दिन उन्होंने रेस्ट किया, उसके बाद तुरंत घर पे कॉल किया कि मम्मी मुझे ले जाइए, मुझे ले जाने का बंदोबस्त कीजिए, मैं नानू के साथ नहीं रहूँगा। तो वो रात किसी तरह से उन्होंने गुजारा और मुंबई लौट आए। उसके बाद उनके मम्मी के साथ बात किया कि ये सब हुआ मेरे साथ, नानू को मैं ऐसे करते हुआ देखा। तब आशु भैया की जो माँ है उन्होंने बताई कि बहुत साल पहले आशु भैया की मम्मी की जो दादाजी है उनका घर हुआ करता था, पर वो घर टिके नहीं था, क्योंकि एक बार उनके गांव में एक फॉरेनर आया था, फॉरेनर कपल आया था। तो वो लोग बहुत खुल्लम खुल्ला रहते हैं, बहुत जैसे फॉरेनर लोग होते हैं उस जमाने भी उन लोग थोड़ा फ्री रहते थे, उनका रहने का ढंग, कपड़ा बहुत अलग तरीके से रहते थे। ये सब देख के गाँव वालों को बहुत जलन होता था। तो कुछ खराब गाँव वाले मिलके जो वो कपल था, उनका जो लड़की थी उसके साथ गलत काम किया था, और गलत काम करने के बाद उनको मार के वो वाला पीपल का जो पेड़ है उसके साथ लटका दिए थे। उसके बाद वो सब सीन देख के वो जो कपल का जो आदमी था वो बहुत भड़क गया था और सबको मरने निकल गया था, लेकिन वो किसी को मर नहीं पाया, उल्टा उनको ही मॉब लिंचिंग में मर दिया गया था। उसके बाद से वो पीपल का पेड़ में कुछ अजीब सा हरकत होता है। उसका कुछ सालों बाद उस गांव में आग लग गया था, और 1-2 घर नहीं, पूरा 32 घर जल गया था। उसके बाद कोई रहता नहीं था। बाद में जो दादाजी है उन्होंने वो गांव में गया, उस पेड़ को कुछ मंत्र द्वारा अवध किया था, और उसके बाद से सिचुएशन सब कंट्रोल में आया था, फिर से वहाँ पे गांव बसने लगा था। और हाल फिलहाल में कुछ ही सालों में ये सब हरकतें फिर से चालू हुआ है, क्योंकि तुम्हारा नानू जी को मानना है कि वो लोग ये गांव को बसने नहीं देगा। जब भी ये गांव बसेगा तभी इस गांव को उजाड़ देंगे। इसके लिए तुम्हारा नाना जी और उसको मंत्र से कंट्रोल करके रखता है, और गांव में ये सब जो हानिकारक स्थिति है ये सब होने नहीं देता है। इसके लिए सब हरकत होते रहते, तो किसी को पता नहीं है। बाकी उसके बाद से आशु भैया मम्मी के साथ जाता है, और कभी उनको देखने का मन करता है तो उनको मुंबई बुला लेते हैं। इसी तरह से उनका ज़िंदगी काट रहा है। यही था आज का मेरा आशु भैया की कहानी। फिर से मिलेंगे एक नया कहानी के साथ, तब तक बने रहिए मेरे साथ। धन्यवाद।